हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग का यूपी टेट और सी टेट को लेकर क्रैश कोर्स चल रहा है और मैं उस सीरीज़ में लगातार वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, तो आज उसी सीरीज़ का चाइल्ड डेवलपमेंट में नेक्स्ट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन हर बार इससे क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं कई कई बार तो। और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ना होने की वजह से ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन लोग अक्सर गलत कर देते हैं। बहुत ही ईजी टॉपिक है, अगर हम इसको कॉन्सेप्चुअली क्लियर करके पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से हमारा क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अभिवृद्धि एवं विकास। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि अभिवृद्धि क्या है, विकास क्या है, इससे कौन कौन से पक्ष होते हैं। देखिए, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कंपैरिजन को लेके कि अभिवृद्धि क्या होती है, विकास क्या होती है, और लोगों को इसमें अंतर ही नहीं पता होता है और वो क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो एकदम क्लियर करते हुए आज हमको ये टॉपिक अपना पढ़ना है और एकदम अच्छे से हम लोग क्लियर कर लेंगे कि आखिर अभिवृद्धि क्या है, विकास क्या है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो किस तरह से पूछे जाते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि विकास और अभिवृद्धि का ज्ञान एक टीचर के लिए आवश्यक क्यों है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप यूपी टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में आयोग आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको बच्चे की साइकोलॉजीज़ जो है वो आनी चाहिए। आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, जब तक आपको बच्चे की साइकोलॉजी नहीं आएगी तो आप अपने टीचिंग मेथड्स जो है, आपकी तकनीकी है पढ़ाने की, उसको आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो जो विकास का अध्ययन है वो एक शिक्षक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि शिक्षक को चाहिए कि उसको बच्चे के विकास के हर कदम का ज्ञान हो। ठीक है, कि बच्चे का किस स्तर पे कौन सा विकास होता है, किस स्तर पे मुझे उसको कैसे अपनी जो टीचिंग मेथड्स हैं वो अप्लाई करनी है, किस स्तर पे बच्चे में क्या विशेषता आती है, कैसे उसका मानसिक विकास होता है, कैसे शारीरिक विकास होता है। ये सारी चीज़ें एक टीचर को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो मानव विकास का अध्ययन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक टीचर के लिए, ताकि वो अपनी साइकोलॉजीज़ को अच्छे से अप्लाई कर सके। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात कर लें कि ये अभिवृद्धि और विकास स्टार्ट कब से होता है, तो जैसे ही बच्चा गर्भावस्था में आता है वहाँ से उसका अभिवृद्धि और विकास होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर वो बाहरी दुनिया में आता है। कई सारी अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, और यहाँ तक आपका विकास और अभिवृद्धि जो है वो क्या होता है, चलता रहता है। ठीक है, आगे अभी हम इसको डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आखिर अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो फिर अब बात कर लेते हैं। देखिए, यूपी टेट में ये डिफिनीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमारे फिलोसफर्स ने दी हुई होती हैं। हालांकि सी टेट में इतना नहीं पूछता है, उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछता है, लेकिन यूपी टेट में थोड़ा फैक्चुअल रहता है। तो आपको ये डिफिनीशंस भी अच्छे से याद रखनी है। हमारे मनोवैज्ञानिक हुए फ्रैंक ने अभिवृद्धि को लेकर क्या कहा। फ्रैंक ने अभिवृद्धि को लेकर कहा कि शरीर और व्यवहार के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन को अभिवृद्धि कहते हैं। यानी कि आपकी बॉडी में कोई भी चेंज हो रहा है, आपके बिहेवियर में कोई भी चेंज हो रहा है, तो उसको फ्रैंक ने अभिवृद्धि कहा, यानी कि ग्रोथ। सिंपल भाषा में आप कह लें ग्रोथ। उसके बाद और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें विकास कहते हैं। यानी कि समय के साथ एक निश्चित समय में आपकी अंदर जो चेंजमेंट होते हैं उनको फ्रैंक ने विकास कहा। यानी कि अगर हम फ्रैंक के हिसाब से देखें तो फ्रैंक ने कहा कि बॉडी में जो चेंजमेंट हो रहा है, आपके बिहेवियर में जो चेंजमेंट हो रहा है वो ग्रोथ है, यानी कि अभिवृद्धि है, और टाइम के साथ जो चेंजमेंट हो रहा है वो क्या है, विकास है, यानी कि डेवलपमेंट है। उसके बाद एक और मनोवैज्ञानिक हरलॉक ने क्या कहा, हरलॉक ने कहा कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यानी कि जब आपका डेवलपमेंट हो रहा है तो आप में कुछ नई क्वालिटीज़ दिखेंगी, आप में कुछ नई एबिलिटीज़ दिखेंगी। ठीक है, तो ये हरलॉक के अकॉर्डिंग है। तो आपको ये डिफिनीशंस थोड़ा सा याद रखनी है। हो सकता है डिफिनीशन दे दे और पूछ दे कि ये किसने कहा है, या हो सकता है हरलॉक का नाम दे दे और पूछ दे कि उन्होंने क्या कहा है। ठीक है, फिर अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि आखिर अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है। तो देखिए, अभिवृद्धि क्या है
कि गर्भाशय में भ्रूण बनने के पश्चात जन्म होते समय उसमें जो प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव चेंजमेंट होते हैं वही अभिवृद्धि है। यानी कि अभिवृद्धि को आप एक तरह से समझ सकते हैं आपका बॉडी का डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि आप जब गर्भावस्था में आते हैं तो आपका पूरा शरीर डेवलप नहीं होता है, ठीक है। आपको 9 महीने अपनी माँ के पेट के अंदर रहना पड़ता है और उसके बाद आप बाहरी दुनिया में आते हैं। यानी कि आपकी अभिवृद्धि यानी आपका शरीर बनना वहीं से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आप बाहरी दुनिया में आते हैं, आपका और विकास होता है, आपकी लंबाई में वृद्धि होती है, आपके मेंटल लेवल में वृद्धि होती है, आपके हाथ पैर लंबे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभिवृद्धि यानी ग्रोथ के अंदर आती हैं, ठीक है। अभिवृद्धि के घटक कैसे होते हैं? मूर्त होते हैं, यानी कि दिखाई पड़ते हैं, आप उनको देख सकते हैं। आप एक बच्चे को देखिए और 10 साल बाद उसको देखिएगा तो उसकी हाइट में कितना फ़र्क आ गया होगा। यानी कि ये चीज़ आपको दिखी कि वो पहले छोटा था, फिर उसमें ग्रोथ हुई और वो बड़ा हो गया। यानी कि अभिवृद्धि के घटक कैसे होते हैं? मूर्त होते हैं। उसके बाद इसकी दिशा और गति का मापन किया जा सकता है, यानी कि अभिवृद्धि को आप मेज़र कर सकते हैं। आप एक छोटा बच्चा है, उसकी हाइट माप लीजिए और 10 साल बाद उसकी हाइट मापिए, यानी कि आप उसको मेज़र कर सकते हैं। आप उसका वेट बढ़ रहा है तो उसका वजन आप नाप सकते हैं, ठीक है। यानी कि अभिवृद्धि क्या होगी? अभिवृद्धि दिखाई पड़ती है, इससे घटक मूर्त होते हैं और इसमें केवल हम लोग शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं हमारे उनको शामिल करते हैं। तो अब देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ देगा कि अभिवृद्धि के घटक होते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, मूर्त, अमूर्त, इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त तो दोनों। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि अभिवृद्धि के जो घटक होते हैं वो मूर्त होते हैं, यानी कि दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद आपसे पूछ देगा कि अभिवृद्धि में शामिल किया जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, नैतिक परिवर्तन। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि अभिवृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात अभिवृद्धि की। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आपके दांत निकलते हैं, तो दांत निकलना आपके ग्रोथ का साइन है, ठीक है। इसमें आपको किसी लर्निंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि अर्जित गुणों का कोई स्थान नहीं है दांत निकलने में। अब दांत निकलने में कौन से गुण का काम, ठीक है। दांत निकली, आपकी ग्रोथ, आपके दांत निकले, आपकी ग्रोथ हो गई। उसमें आपने कुछ सीखा नहीं, आपने कुछ लर्निंग नहीं की। यानी कि अभिवृद्धि में लर्निंग शामिल नहीं होती है। ये एक ऐसी क्रिया है, जैविक क्रिया, यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है अभिवृद्धि। ये सारे जीवों में होता है। आप किसी जानवर को देख लीजिए, आप किसी इंसान को देख लीजिए, ग्रोथ हर इंसान में होती है, ठीक है। तो अभिवृद्धि आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। बहुत डिटेल में मैंने समझा दिया है। अब बात कर लेते हैं आपके साथ विकास की, कि आखिर डेवलपमेंट क्या होता है। तो देखिए डेवलपमेंट क्या है कि आपका शारीरिक और मानसिक पक्ष में जो भी प्रगतिशील परिवर्तन होता है, प्रगतिशील का मतलब प्रोग्रेस होनी चाहिए। सपोज दैट, एग्जांपल समझिए कि एक बच्चा है, ठीक है, और उसकी हाइट बढ़ना बंद हो जाए, तो यानी कि उसने प्रगति नहीं की, उसका जो डेवलपमेंट हुआ प्रोग्रेसिव नहीं, यानी कि इसको हम डेवलपमेंट नहीं मानेंगे, यानी उसमें प्रोग्रेस नहीं हुई। जैसे आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है, और आप उसको सीखने में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे, यानी कि आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो इसको हम आपका डेवलपमेंट नहीं मानेंगे। डेवलपमेंट हमेशा कैसा होता है? प्रोग्रेसिव होता है, यानी कि प्रगतिशील होता है, और ये जन्म से मृत्यु तक चलता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो विकास होता है वो जन्म से मृत्यु तक चलता है। अभिवृद्धि यानी ग्रोथ आपकी एक टाइम पे आके रुक जाती है। आपका शरीर जो है वो एक टाइम पे ग्रोथ करना बंद कर देगा, लेकिन आपका जो विकास है वो धीरे धीरे होता रहेगा जन्म से मृत्यु तक। हो सकता है आपका नैतिक विकास होता रहे, हो सकता है आपका मानसिक विकास होता रहे, हो सकता है आपने बचपन में जो चीज़ें ना सीखी वो आप बुढ़ापे में सीख जाएँ। तो आपका विकास हुआ कि नहीं हुआ, आपकी प्रोग्रेस हुई कि नहीं, प्रगति हुई कि नहीं। तो यानी कि जो विकास है वो जन्म से मृत्यु तक चलने वाला एक प्रोसेस है। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि जो आपकी ग्रोथ होती है उसको भी हम लोग डेवलपमेंट के अंदर काउंट करते हैं। यानी कि जो आपकी ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। तो आपको डिफरेंस अच्छे से याद रखना है कि ग्रोथ को हम डेवलपमेंट के अंदर ही काउंट करते हैं। यानी कि डेवलपमेंट में आपके गुणात्मक और परिणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। यानी कि डेवलपमेंट में आपके अंदर क्वालिटीज़ भी डेवलप होंगी और ऐसी चीज़ें भी होंगी जिनको आप मेज़र कर सकते हैं। यानी कि आपकी वृद्धि भी डेवलपमेंट के अंदर ही काउंट होती है। तो अगर ऑप्शन में ये दे देता है तो आपको अच्छे से याद रखना है।
और पिछला टॉपिक हम लोगों ने वंशानुक्रम और वातावरण डिस्कस किया था। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जो व्यक्ति का विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया पर आधारित होता है। यानी कि एक बच्चा डेवलपमेंट कर रहा है तो उस पर उसकी हेरिडिटी यानी कि माता पिता से जो उसको गुण वंशानुक्रम में मिले हैं और उसका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत बड़ा फैक्टर साबित होता है। मैंने एग्जांपल भी आपको दिया था कि एक बच्चा ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है जहाँ पे बहुत गाली गलौज होता है, तो उस बच्चे का डेवलपमेंट भी उसी प्रकार से होगा। और एक बच्चा ऐसा है जिसको अपने माता पिता से कुछ अच्छे गुण मिले हैं तो उसका डेवलपमेंट क्या होगा, अच्छा होगा। यानी कि जो आपका विकास है उसको वंशानुक्रम और वातावरण बहुत प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस आप अच्छे से याद रखिएगा। हो सकता है कि ऐसा ही सेंटेंस आपको एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, उसमें आपसे पूछ देगा कि जो विकास है वो किसकी अंतःक्रिया पे आधारित है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका डेवलपमेंट है वो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया पे आधारित है। ये पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, जिसने ना देखा वो पिछला वीडियो देख सकता है। फिर वृद्धि तथा विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर बनाती है। तो देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल असहाय होता है, उसको भूख लगती है तो वो रोता है, अपनी बातें वो कह नहीं सकता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उसकी वृद्धि होती है, तो वो चीज़ें खुद से करने लगता है। ठीक है, हो सकता है भूख लगे तो वो खुद खाना लेके रोटी लेके खा ले, किचन में पहुँच जाए। लेकिन जब वो जन्म होता है तो वो कैसा होता है, असहाय होता है, उसको खाने के लिए भी रोना पड़ता है। जब वो रोता है तभी घर वालों को पता लगता है कि अच्छा भूखा होगा तो रो रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो आपका वृद्धि है और विकास है ये बच्चे को क्या बनाता है, आत्मनिर्भर बनाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे निरंतर विकास का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, परिमार्जितता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। अब देखिए, इतने सिद्धांत हैं, आपको इनके डीप में बिल्कुल नहीं जाना है, बस यही आपकी अप्रोच होनी चाहिए पढ़ने की। अब बच्चे क्या करेंगे, इनको गूगल पे सर्च करना स्टार्ट कर देंगे कि चलो इनके बारे में भी पढ़ें। तो इसको पढ़ने का मतलब आप अपने सर पे बिना वजह एक बोझ ढोएंगे। तो यही चीज़ आपको समझनी कि आखिर एग्ज़ाम का पैटर्न आपका कैसा है। तो जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें इनसे आपकी डिफिनीशन नहीं पूछेगा, वो ये सारे सिद्धांत में से 4 सिद्धांत ऑप्शन में डाल देगा और आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि निम्न में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत है। तो आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि ये सारे विकास के सिद्धांत हैं। अगर ये ऑप्शन में आते हैं तो आपको टिक कर देना है कि हाँ ये विकास के सिद्धांत हैं। ठीक है, बिना वजह का आपको फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, जैसे कि वृद्धि और विकास को प्रभावित कौन कौन करता है। तो पौष्टिक भोजन, अगर बच्चे को न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिलेगा तो उसका डेवलपमेंट भी नहीं होगा, वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। ना उसका मेंटल डेवलपमेंट हो पाएगा, ना उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो पाएगा, ना ही उसका मानसिक विकास हो पाएगा, ना ही उसका शारीरिक विकास हो पाएगा। फिर संस्कृति यानी कि कल्चर, आपकी कल्चर भी आपके डेवलपमेंट को बहुत इफ़ेक्ट करती है। ये डिपेंड करता है कि आप कैसी कल्चर में रह रहे हैं। फिर परिवार में स्थान, आपकी फैमिली भी आपके डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बुद्धि, आपकी बुद्धि कैसी है ये भी आपके विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, जो मंद बुद्धि बालक होते हैं वो उनका डेवलपमेंट थोड़ा देर में होता है, वो चीज़ें थोड़ा देर में सीखते हैं। लेकिन अगर एक बालक है जिसकी बुद्धि बहुत तेज़ है, कुशाग्र बुद्धि का है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो वो चीज़ों को बहुत जल्दी सीखेगा। और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ यानी कि जो हार्मोन्स हैं आपके और जो एंजाइम्स वगैरह हैं ये भी आपको क्या करते हैं, विकास में सहायता करते हैं। अगर आपके अंदर एंजाइम्स और हार्मोन्स का एक्सक्रीशन अच्छे से नहीं होगा तो हो सकता है आपका विकास बाधित हो जाए। फिर वंशानुक्रम और वातावरण, ये मैंने पीछे बता ही दिया। उसके बाद देखिए, ये अब कुछ फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपकी गर्भावस्था आपको पता होगा 9 महीने तक होती है, 270 दिन। फिर शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद। ठीक है, तो ये सारी स्टेजेस आपको याद रखनी है। मैचिंग पूछ देता है, ठीक है, मैचिंग करने के लिए दे सकता है या सिंगल स्टेज भी आपसे पूछ सकता है, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, आप वीडियो देखते हो कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नोट्स जो हैं मैं कई जगह से डेटा कलेक्ट करने के बाद नोट्स बनाता हूं, तो अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नोट्स से काम आपका हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए जो आपको इंपॉर्टेंट लगा करे।
वैसे इंपॉर्टेंट तो एक एक लाइन है जो मैं बता रहा हूँ, कुछ भी फालतू का नहीं है। उसके बाद थॉर्नडाइक ने क्या कहा कि शैक्षिक दृष्टि से शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी कि एक टीचर के लिए, बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। देखिए अब शैशवावस्था में आप जो बच्चा है वो एडमिशन ले लेता है। शैशवावस्था कब से होती है, जन्म से 6 वर्ष तक, यानी कि 2-3-4 साल में बच्चे का एडमिशन स्कूल में हो जाता है, केजी एलकेजी में, ठीक है। फिर बाल्यावस्था और किशोरावस्था तक यानी 18 वर्ष तक लगभग वो स्कूल कॉलेज में रहता है। तो एक टीचर के लिए यही 3 अवस्थाएं इंपॉर्टेंट हैं। फिर प्रौढ़ावस्था में बच्चा अपनी पर्सनल लाइफ में पहुंच जाता है, तो वो टीचर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यही चीज़ थॉर्नडाइक आपके कह रहे हैं कि शैक्षिक दृष्टि से देखा जाए तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विकास के 5 पक्ष होते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास। इनमें से सारे पक्षों के बारे में हम अलग अलग वीडियो में बात करेंगे बहुत ही डिटेल में। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि विकास के 5 पक्ष होते हैं। ऑप्शन में पूछ देगा कि विकास के पक्ष हैं, ऑप्शन दे देगा 3, 4, 5, 6, तो आपको याद रखना है 5 और नाम भी याद रखने हैं। फिर वृद्धि और विकास के 2 आधार कौन से, वंशानुक्रम और वातावरण। फिर इन दोनों के आधार पे ही आपका विकास जो है वो तय होता है कि आपका विकास कैसा होगा। फिर वृद्धि और विकास के 2 प्रमुख कारण हैं, कौन कौन से, परिपक्वता और अधिगम। परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी और अधिगम मतलब लर्निंग, ठीक है। तो आप विकास किस लिए करते हैं कि आप मैच्योरिटी को प्राप्त कर सकें। तो विकास जो होता है वो धीरे धीरे आपको मैच्योरिटी की तरफ ले जाता है, ठीक है ना। और अधिगम मतलब लर्निंग। अधिगम आप क्या करते हैं, आप अपने इन्वायरमेंट में चीज़ें सीखते हैं और गुणों को अर्जित करते हैं, यानी कि अर्न करते हैं, ठीक। सारी चीज़ें आप जन्म से नहीं सीखते हैं, आप क्या करते हैं, अधिगम लर्निंग जो है वो आप अपने इन्वायरमेंट में ही करते हैं। तो लर्निंग का मतलब क्या है, इन्वायरमेंट के साथ सामंजस्य स्थापित करना, ठीक। अब विकास के प्रमुख जो सिद्धांत हैं उनकी बात कर लेते हैं कि ये किसने दिए। तो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड। भाषा विकास का सिद्धांत चोम्स्की। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इरिक्सन, ठीक है। तो ये सारे सिद्धांत भी हम आपके साथ अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। उसके बाद कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं। वृद्धि और विकास से कितने तत्व हैं, मैंने पीछे बताया 2 तत्व होते हैं, एक परिपक्वता और एक वातावरण। उसके बाद अभिवृद्धि के लिए अधिगम की आवश्यकता है या नहीं, मैंने बताया था कि आपकी ग्रोथ के लिए लर्निंग की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रोथ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो अपने आप होगी, आपको उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद व्यक्ति मापन के लिए मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया, अभी जस्ट आपने देखा सिगमंड फ्रायड। और नैतिक विकास के लिए सिद्धांत किसने दिया, लॉरेंस कोहलबर्ग। संज्ञानात्मक विकास के लिए सिद्धांत किसने दिया, जीन पियाजे। और जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया, 4 अवस्थाएं, कौन कौन सी, संवेदनात्मक गामक अवस्था, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त अवस्था और औपचारिक अवस्था, ठीक है। दोस्तों ये था आपका छोटा सा टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, अच्छे से इसको देख लीजिएगा, हो सके तो नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि एग्ज़ाम के पहले आपके रिवीजन में ये सारी चीज़ें काम आ जाएं। तो अब अगले वीडियो में हम आपके साथ किसी दूसरे टॉपिक के साथ यानी कि नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप ये चीज़ें रिवाइज़ करिए, मेमोराइज़ करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।